हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है जिसमें हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10th, 9th, 11th और 12th के जो असाइनमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग मंथ के स्कूल्स में, उन असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल वीडियो जो है वो रिलेटेड है सितंबर मंथ के जो असाइनमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर मंथ का सब्जेक्ट है फिज़िक्स, क्लास है 11th और ये फर्स्ट असाइनमेंट है, प्रथम पाक्षिक मूल्यांकन है, माह सितंबर 2021, विषय भौतिकी, कक्षा 11वीं। पूर्णांक इसका 30 है। निर्देश आप सभी पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 8 तक के, प्रत्येक 1 अंक का है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है आवेग क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। तो उत्तर है जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से। ये जो चीज़ है, ये जो राशि है, इसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक आप लोग देख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। इसका SI मात्रक है किसका? आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI पद्धति में बल तथा संवेग के मात्रक लिखिए। तो आप लोग जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन SI पद्धति में, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर। प्रश्न क्रमांक 3 है μs, μk, μr क्रमशः क्या है? दो पृष्ठों के बीच स्थैतिक गतिज और बेलन घर्षण गुणांक है, इनका हमें आरोही क्रम लिखना है। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आएगा μs यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक, फिर आ जाएगा μs यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक, बिल्कुल सही है। μk यानी कि गतिज घर्षण गुणांक, म्यू काइनेटिक, और μr रोटेशनल जो है वो कॉफिशेंट जो है, फ्रिक्शन कॉफिशेंट है, उसको हम μr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेलन घर्षण गुणांक सबसे बाद में आएगा। तो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर जो रहेगा वो रहेगा μs, उसके बाद रहेगा μk, फिर उसके बाद रहेगा μr। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसका जड़त्व कहलाता है। मतलब वस्तु का स्वयं का एक गुण है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये क्या है प्रॉपर्टी? इसके कारण से वो अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा, परिवर्तन करने में वो स्वयं से असमर्थ होगा। तो यही जो गुण है उसका, वो किसी वस्तु का क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, यदि दो भिन्न दूरी की यदि दो भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं तो किसका संवेग अधिक होगा? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि संवेग किस पर निर्भर होता है? संवेग निर्भर होता है द्रव्यमान पर। तो सीधी सी बात है, यदि दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना, उसका संवेग जो होगा वो हल्की वस्तु से अधिक होगा। ठीक है, फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6, बल के निरपेक्ष एवं गुरुत्वीय मात्रक में संबंध बताइए। तो देख सकते हैं आप लोग, बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है, बल के गुरुत्वीय मात्रक को हम बोलते हैं भार। भार के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। बल का जो निरपेक्ष मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी शामिल नहीं होता है, लेकिन जब हम गुरुत्वीय मात्रक देखते हैं बल का तो उसमें जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी शामिल होता है और उसको हम कह देते हैं भार। तो बल का गुरुत्वीय मात्रक 1 किलोग्राम भार। तो 1 किलोग्राम भार को आप कैसे लिख सकते हैं? m/g। तो m की जगह आप लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, भार को m/g। तो फिर m की जगह आप लिखेंगे 1 kg और g की जगह आप लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, 1 किलोग्राम गुणित 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये होता है न्यूटन का मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक एक्चुअल में हम इतनी राशि को न्यूटन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बल का निरपेक्ष मात्रक कितना हो गया? 1 न्यूटन। और बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वो कितना हो गया? 9.8 गुना बल का निरपेक्ष मात्रक यानी कि 9.8
न्यूटन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 9.8 न्यूटन। 1 न्यूटन निरपेक्ष मात्रक है और ये इसका 9.8 टाइम्स है, इसलिए 9.8 न्यूटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीमांत घर्षण किसे कहते हैं। तो सीमांत घर्षण किसे कहते हैं, आंसर देख सकते हैं आप लोग। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक से चलने को तैयार होता है तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है। सीमांत संतुलन की स्थिति में दोनों तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को हम क्या कह देते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो क्या देखा आपने, एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलने का प्रयास कर रहा है और पहला पिंड जस्ट चलने के लिए तैयार है। ठीक है। तो उस स्थिति को हम बोलेंगे सीमांत संतुलन की स्थिति, और उस स्थिति में जो घर्षण वहाँ पर होगा उसे हम कहेंगे सीमांत घर्षण की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, घर्षण को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बॉल बियरिंग के उपयोग से होता क्या है, बॉल बियरिंग आप लोग सभी जानते हैं, साइकिल चलाते होंगे, साइकिल में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है। हर वो जगह जहाँ पर घर्षण अत्यधिक है वहाँ पर घर्षण को कम करने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं। तो बॉल बियरिंग के उपयोग करने से ऐसा क्या होता है कि घर्षण कम हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, बॉल बियरिंग का उपयोग करने से सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे घर्षण क्या हो सकता है, कम होता है। ठीक है। सर्पी घर्षण यानी कि जो फिसलन होती है उसको हम बोलते हैं सर्पी घर्षण, और बेलन घर्षण यानी कि कोई वस्तु अगर लुढ़कती हुई जो घर्षण करती है उसको हम बोलते हैं बेलन घर्षण। तो बेलन घर्षण गुणांक जो होता है वो हमेशा सर्पी घर्षण गुणांक से कम होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें घर्षण भी कम होता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं और ये इसका आंसर है। ठीक है। आगे आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 11 तक के। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिए, सर्पी घर्षण में पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, जब एक पिंड किसी दूसरे पिंड के पृष्ठ पर फिसलता है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। यानी जहाँ पर फिसलन होती है वहाँ पर जो घर्षण लगेगा वो सर्पी घर्षण कहलाएगा। बेलन घर्षण किसे कहेंगे, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर लुढ़कता है। ठीक है। रोटेशनल मोशन जहाँ पर होता है तो दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को हम क्या कह देते हैं, बेलन घर्षण कहते हैं। ठीक है। सर्पी घर्षण का मान अधिक होता है, बेलन घर्षण का मान कम होता है। ये ऊपर अपन क्वेश्चन में देख चुके हैं। ये म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका, देख लीजिए, ये आपका आवेग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्या कारण है, देखिए इसका कारण यह है कि खिलाड़ी जब अपने हाथ को पीछे की ओर कैच करते समय खींचता है तो समय अंतराल का मान डेल्टा टी बढ़ जाता है, जिससे संबंध क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ठीक है। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है। तो इसके अनुसार से डेल टी की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो डेल टी की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो एफ का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसको बल कम लगेगा, यानी जो जोर है बॉल के कैच करने की वजह से वो कम लगेगा, तो इससे उसको चोट नहीं लगेगी या फिर कम लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 11, विराम कोण एवं घर्षण कोण के मध्य संबंध स्थापित करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नत समतल है। ठीक है। नत समतल यहाँ पर ये बना हुआ है BOA या AOB। ठीक है। इसके ऊपर ये एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है इस प्रकार से, जिसका नाम है P। ठीक है। तो इसका भार जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी mg। ठीक है। अब इसके भार को यदि हम दो क्या है, सदिश है, क्योंकि ये सदिश घटकों में विभाजित करते हैं, तो क्योंकि थीटा यहाँ पर, ये थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो अगला जो थीटा बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है। तो उसके अनुसार से आप क्या कर सकते हो, इस दिशा में mg cos थीटा और इस दिशा में mg sin थीटा, दो घटक आपने वियोजित कर लिए। अब ये जो mg cos थीटा है वो इसको प्रतिक्रिया r को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और ये जो mg sin थीटा है ये इस तरफ जो विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है, जो उसको घर्षण करने के लिए घर्षण करने पर मजबूर कर रहा है, वो जो घर्षण बल है वो mg sin थीटा से बैलेंस होगा। ठीक है। तो ये चित्र हो गया आपका। अब चित्र के बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। क्या बोला गया, चित्रानुसार माना किसी नत समतल OB पर एक पिंड P को रखकर यदि नत समतल के झुकाव कोण को क्रमशः बढ़ाते जाएं तो एक समय के बाद पिंड सीमांत संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। इस स्थिति में नत समतल को क्षैतिज से झुकाव थीटा एवं पिंड का द्रव्यमान m है। ठीक है। इस स्थिति में नत समतल का जो है क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा, और पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। तो पिंड पर निम्नलिखित 3 बल कार्य करेंगे। देख सकते हैं आप कौन कौन से 3 बल कार्य करेंगे। पहला बल है पिंड का भार mg, देख सकते हैं आप कहाँ पर है, mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। फिर दूसरा बल क्या बोला है, अविलंब प्रतिक्रिया बल r,
नत समतल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। देख सकते हैं जो mg cos थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में r लग रहा है, ठीक है। फिर तीसरा जो बल है वो कौन सा है, सीमांत घर्षण बल Fs नत समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, ठीक है। तो Fs नत समतल अनुदिश ये जो दिखा हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ पर Fs है, ठीक है। ये Fx लिखा गया है गलती से, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे, ये Fs है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगर जो पिंड है ना, पिंड का भार जो है mg, उसको अगर हम दो अभिलंबवत घटकों में विभाजित करते हैं तो क्या क्या घटक मिलेंगे हमको, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है। तो mg cos थीटा नत समतल के लंबवत लगेगा, mg sin थीटा नत समतल के अनुदिश नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो बिंदु P पर सीमांत संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, चारों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करेगी। देख सकते हो आप कौन किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा इस fx को बैलेंस fs को बैलेंस कर रहा है और mg cos थीटा इस r को बैलेंस कर रहा है। तो जो चीज़ें बैलेंस में होती है वो आपस में इक्वल होती हैं। तो देख सकते हैं आप r इज इक्वल टू mg cos थीटा इक्वेशन नंबर 1, fs इज इक्वल टू mg sin थीटा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से आप भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा fs बाई r और mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg और mg कैंसिल हो गए, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, और इस fs बाई r, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू s से, ठीक है। तो म्यू एस इज इक्वल टू fs अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो यानी कि ये जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है, ठीक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कौन सा हो गया, ये म्यू एस, ठीक है। ये क्या हो गया, विराम कोण की स्पर्शज्या, ये जो थीटा था ये हमारा विराम कोण था और इसकी स्पर्शज्या यानी कि टेन, तो टेन थीटा के इक्वल क्या होता है, म्यू एस होता है। म्यू एस को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू तो टेन लैम्डा होता है, ये आप सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 3 और 4 से आप किसको इक्वेट कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीमांत संतुलन की स्थिति में जो घर्षण कोण होता है वो विराम कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 और 13 पर। प्रत्येक प्रश्न जो है इसमें 3 अंकों का है। तो प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर के वृत्तीय मार्ग पर 600 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से घूम रहा है, उसके अभिकेंद्री बल का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। m कितना दिया हुआ है, 4 किलोग्राम, ठीक है। r दिया हुआ है आपको 8/2 यानी कि 4 मीटर, ठीक है। अब v कितना मिल जाएगा आपको, 600 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। यहाँ से मीटर को आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, 600/60 से आप भाग देंगे, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो इसलिए आप भाग दे दीजिए 60 से, तो कितना हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब आप जानते हैं अभिलंब त्वरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, क्यों त्वरण हम निकाल रहे हैं, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और क्योंकि ये अभिकेंद्रीय बल है तो यहाँ पर हमको त्वरण भी कौन सा चाहिए होगा, अभिलंब त्वरण, ठीक है। अभिलंब त्वरण का सूत्र होता है, अभिलंब त्वरण का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है, v² अपॉन r, ठीक है। तो v² अपॉन r, v की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड आपने निकाला है, तो 10 गुणित 10 बटे r की वैल्यू आपने निकाला है 4, तो 10 दाम 100/4 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए क्या, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब हमको ये क्या व्युत्पत्ति करना है, हमको व्युत्पत्ति करनी है F इज इक्वल टू ma। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे हो सकती है, देखिए, माना m द्रव्यमान के किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो ये लिख लीजिए आप p1 इक्वल टू mu, दोनों ही वेक्टर हैं। फिर यदि वस्तु पर F बल लगाते हैं और F बल लगाने से डेल्टा t समय तक के उसको अगर लगाया जाए बल को, तो उससे उसका वेग कितना हो जाता है, मान लीजिए v, प्रारंभिक वेग u से एक समान वेग से वो चल रही थी, अब उस पर आपने F बल लगाया, अतिरिक्त बल दे दिया, तो उसका वेग परिवर्तित हो गया, वो वेग परिवर्तित होकर के कितना हो गया, v हो गया। तो वेग परिवर्तित होगा तो उसका संवेग भी परिवर्तित होगा, तो अंतिम संवेग मान लीजिए कितना है, p2, तो p2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv। अब क्या हुआ, डेल्टा t समय तक आपने बल लगाया था, तो उससे उसके संवेग में परिवर्तन आ गया। उस संवेग परिवर्तन को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो संवेग में परिवर्तन को हम किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा पी से, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1। वैल्यूज़ पुटअप करिए तो आपको मिल गया डेल्टा पी इज इक्वल टू m v माइनस u।
लेकिन जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी की वैल्यू रख दीजिए एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो v माइनस यू जो होता है, v माइनस यू को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल में वेग में परिवर्तन है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन को आप डेल्टा v से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब डेल्टा p बाई डेल्टा टी m एज इट इज़ है और डेल्टा v बाई डेल्टा टी, डेल्टा v क्या है, v है वेग में परिवर्तन की दर और डेल्टा t क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल। तो इन दोनों के अनुपात को हम किस रूप में जानते हैं, त्वरण के रूप में। तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या मिल गया, ma। ठीक है, अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल किसके समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन की दर के, यानी F हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ध्यान देंगे यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है, यहाँ पर एक नियतांक लगता है लेकिन नियतांक को यहाँ पर हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं आप, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मान रख दीजिए। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मान आपने रखा F प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक है, अब यहाँ पर अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट लग जाएगा c। ठीक है, ये आपका सदिश रूप में है F इज इक्वल टू सी एम ए। यदि आप अदिश रूप में इसको देखना चाहते हैं तो दोनों से वेक्टर साइन हटा दीजिए, तो क्या मिल गया, F इज इक्वल टू सी एम ए। अब इस समीकरण में F इज इक्वल टू 1 आप रखेंगे, M इज इक्वल टू 1 रखेंगे, A इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को आप फिर से इसमें पुटअप कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया, F इज इक्वल टू एम ए। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 और 15 में देखिए, प्रत्येक 5 अंक का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 14वां क्वेश्चन क्या बोलता है, रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए तथा उसके त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, प्रणोद के लिए भी व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो रॉकेट नोदन आप लोग जानते हैं किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो जब रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को चलाया जाता है तो उत्पन्न गैसें जेट नली से तीव्र गति से बाहर निकलती है, अतः इसकी प्रतिक्रिया बल के फलस्वरूप रॉकेट पर प्रणोद लगता है, इसलिए रॉकेट ऊपर की ओर उठने लगता है। ठीक है, ये डायग्राम है ना। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं क्या बोला है, ये आपका द्रव ईंधन यहाँ पर भरा हुआ रहता है। ठीक है, द्रव ऑक्सीकारक पंप है, ये दहन कोष्ठ है। ठीक है, यहाँ से जेट नली से ये आपकी जो गैसें हैं तीव्र गति से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो यही जो द्रव ईंधन आकर के इस दहन कोष्ठ में जब जलता है तो जलने की वजह से गैसें निकलती है, उन गैसों को इस जेट नली यानी बहुत ही पतली नली से निकाला जाता है। तो पतली नली से निकलने की वजह से वो गैसें क्या निकलती है, बहुत तेज़ी से और बहुत प्रेशर के साथ निकलती हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर है वो नीचे की ओर पड़ता है, तो उसी की वजह से इसको प्रणोद बल मिलता है। प्रणोद बल एक्चुअल में है क्या, प्रणोद बल रॉकेट की जो गैसें निकल रही है वो ज़मीन पर या सतह पर बल डालती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट की बॉडी जो है ना, वो विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत पर रॉकेट आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रणोद बल। यानी जो गैसें उत्पन्न हो रही हैं वो जेट नली से तेज़ी से निकलती हैं और जो दबाव डालती हैं उसकी वजह से जो बल रॉकेट के बॉडी को ऊपर की ओर उठाने का कार्य करता है वो प्रणोद बल कहलाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्रानुसार आप क्या बोल सकते हैं, माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है, m0। ठीक है, या m0, और प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान कितना है, डेल्टा m बाई डेल्टा टी। तो टी सेकंड में कितनी गैस निकलेगी, डेल्टा m बाई डेल्टा टी इंटू टी निकल जाएगी। ठीक है ना, गैस का जो द्रव्यमान है वो कितना निकल रहा है प्रति सेकंड, डेल्टा m बाई डेल्टा टी, और आपको कितने सेकंड में निकालना है, टी सेकंड में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा m बाई डेल्टा टी इंटू टी। अब टी सेकंड के पश्चात जब इतनी गैस जो है वो बाहर निकल गई टी सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान था रॉकेट का उसमें इतने की कमी आ जाएगी। तो टी सेकंड के पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m0 माइनस डेल्टा m बाई डेल्टा टी इंटू टी। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अब यदि सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल्टा m बाहर निकल जाती है, जिससे रॉकेट के वेग में डेल्टा v का परिवर्तन हो जाता है। अब रॉकेट इतनी बड़ी बॉडी होती है, इतनी हैवी बॉडी होती है ना, उसमें से अगर कुछ भी चीज़ थोड़े बहुत भी चेंजेस होते हैं तो आगे जो रॉकेट की गति है या वेग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया है, क्या लिया है कि सूक्ष्म समय अंतराल किसमें, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में गैस की अतिरिक्त मात्रा डेल्टा m बाहर निकल जा रही है, तो उससे रॉकेट के वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है, डेल्टा v का परिवर्तन आ रहा है, और निकलने वाली जो गैस है उसका वेग अगर कितना है, u है, तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, रॉकेट के संवेग में जितना परिवर्तन आएगा वही गैस के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। तो रॉकेट का संवेग में परिवर्तन आप कैसे निकालोगे, रॉकेट के कुल द्रव्यमान यानी वास्तविक द्रव्यमान जो था और उसमें जितनी कमी आई थी गुणित वेग। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन आया
और गैस के समय में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, गैस के द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ यानी जो डेल्टा एम द्रव्यमान की अतिरिक्त गैस बाहर निकल जा रही है और गुणित जो गैस का प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए, डेल्टा एम डॉट यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी। ठीक है, यहाँ तक के पहुँच गए हम। आगे देख सकते हैं अब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मतलब क्या है, दोनों पक्षों में हम किससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं डेल्टा टी से। तो डेल्टा टी से आपने भाग दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और उसी तरीके से ऊपर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा एम को हमने अलग लिख लिया, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। यू अपनी जगह पर है और बाकी क्वांटिटी सब अपनी जगह पर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला गया है, यदि रॉकेट का त्वरण ए है तो त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा आपको, ये दोनों ही चीज़ें देख सकते हो आप। ये समीकरण कौन सा, समीकरण 1 में किसकी वैल्यू पुटअप करना है आपको, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए। तो समीकरण 1 और 2 से आप लिख लीजिए कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो किस चीज़ की वैल्यू निकली यहाँ पर, त्वरण की वैल्यू निकली है, इसलिए ये क्या हो गया, रॉकेट का त्वरण का सूत्र। लेकिन इसके निगमन में हमने क्या किया है, जी की उपेक्षा की है। आपको पता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में है, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। अभी फ़िलहाल तो हमने जो कैलकुलेशन कर दिया उसमें जी को हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन जी की वैल्यू या जी का इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप जान सकते हैं कि रॉकेट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका त्वरण ए है और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा किस दिशा में कार्य करता है, पृथ्वी की दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर ए और जी की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी अगर ए की दिशा ये है तो जी की दिशा क्या होगी, नीचे पृथ्वी की तरफ होगी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप परिणामी त्वरण कैसे निकालेंगे। परिणामी त्वरण यानी कि जो रॉकेट का वास्तविक त्वरण है ए और उसमें से हम किसको घटा देंगे, गुरुत्वीय त्वरण को घटा देंगे। तो घटाइए डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी और माइनस जी। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, रॉकेट के त्वरण का परिणामी सूत्र मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, रॉकेट पर प्रणोद कैसा होगा। तो रॉकेट पर प्रणोद को आप समझ सकते हैं, प्रणोद होता क्या है। रॉकेट में गैस के नीचे की ओर निकलने के कारण उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो उसकी बॉडी को अपलिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रणोद बोलते हैं। तो माना किसी क्षण टी में रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी, और त्वरण कितना है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो रॉकेट पर प्रणोद कितना लग जाएगा, प्रणोद एक्चुअल में है क्या चीज़, बल है। तो बल को हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान और गुणित त्वरण से निकालते हैं। तो द्रव्यमान को यहाँ पर हम किस रूप में ले रहे हैं, मात्रा के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो मात्रा कितनी हो गई आपकी, एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी, और त्वरण की जगह डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब देख सकते हैं कि समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 5 में आपने f की वैल्यू निकाला है और इसमें डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी है। ठीक है, अब समीकरण 3 में आपने डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाला था क्या, ये देख लीजिए कहीं पर, ये समीकरण 3 में आपने क्या निकाला था, समीकरण 3 से आपको मिला था a इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू को पुटअप किया है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ये देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा है ना भाई, ये आप देख लीजिए, ये कहाँ पर, ऊपर हम चलते हैं, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब ये जो चीज़ है, ये कौन सा, ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं ऊपर जा कर के, है ना। तो ऊपर जाएंगे हम तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये राशि हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ले जाइए यहाँ और ए को आप ले आइए नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी यू अपॉन ए। ठीक है, तो ये आप लेके आ गए, यहाँ पर आप लेकर के आ गए, तो ये रख दिया आपने कितना, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी यू अपॉन ए इंटू ए। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू मिल गया डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू यू, ये मिल गया समीकरण नंबर 6। तो रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद ईंधन गैस में कमी की दर तथा गैस के निकलने के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर
14, ठीक है। अथवा का प्रश्न है ये। पहला हमने प्रश्न सवाल नंबर 14 कर लिया है। अब अथवा में जो प्रश्न क्रमांक 14 है उसको हम देख लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्री त्वरण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं अभिकेंद्री त्वरण होता क्या है। एक समान वृत्तीय गति में केंद्र की दिशा में लगने वाले त्वरण को हम क्या बोल देते हैं, अभिकेंद्री त्वरण बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा त्वरण होता है, एक परिवर्ती त्वरण होता है, ठीक है। इसके लिए हमने डायग्राम बना लिया है अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक निकालने के लिए। देख सकते हैं ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसका केंद्र O है, ठीक है। इस पर एक कण है P जो गति कर रहा है वृत्ताकार मार्ग पर। O से P के बीच की दूरी यानी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या कितनी है, R, ठीक है। किसी एक क्षण पर उसकी स्थिति P पर है और किसी अन्य क्षण पर उसकी स्थिति P पर है, किसी अन्य क्षण पर उसकी स्थिति Q पर है, ठीक है। तो P पर जो उसका वेग है वो कितना है, v1, और Q पर जो उसका वेग है वो कितना है, v2, ठीक है। और वेग v1 और वेग v2 क्या है, स्पर्श रेखा की दिशा में है। वृत्ताकार जो उसका पथ है उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में है, ठीक है। अब इसी v1 और v2 को यहाँ पर अलग से सदिश के निरूपण के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ पर वेग v1 किससे दर्शाया जा रहा है, pr से, और वेग v2 दर्शाया जा रहा है ps से, और दोनों ही सदिशों का जो अंतर है वो डेल्टा v से यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इन दोनों ही चित्रों को अच्छे से देख लीजिए। ये दोनों चित्र आगे अपने को यूज़ होने वाले हैं। तो चित्रानुसार माना कोई कण है, कौन सा, वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, जिसका केंद्र कितना है, इसका केंद्र है O, ठीक है। इसका केंद्र कितना है, O। किसी क्षण t पर कण की स्थिति बिंदु P और t प्लस डेल्टा टी, सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी के पश्चात उसकी स्थिति कितनी है, Q। तो चित्र A के अनुसार इस सूक्ष्म समय अंतराल में कण के कोणीय वेग का विस्थापन कितना है, डेल्टा थीटा है। तो कोण POQ बराबर कितना लिख सकते हैं आप, डेल्टा थीटा। ये देख लीजिए यहाँ पर कोण POQ बराबर कितना है, डेल्टा थीटा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आगे बढ़ जाइए। अब यदि बिंदु P पर वेग कितना हो, बिंदु P पर वेग कितना है, बिंदु P पर वेग है v1 और Q पर वेग कितना है, v2, ठीक है। तो चित्र B के अनुसार से समान समय अंतराल डेल्टा t में वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज इक्वल टू RS, ठीक है। वेक्टर RS ये चित्र B के अनुसार आप देख सकते हैं। अब त्रिभुज PRS में, त्रिभुज PRS कहाँ पर है, त्रिभुज PRS यहाँ पर है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज PRS में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का आप कॉन्सेप्ट लगाइए। तो डेल्टा थीटा कोण बराबर चाप कितना है, डेल्टा V बटे त्रिज्या कितनी है, V, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कोणीय वेग की परिभाषा से आप जानते हैं कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल डेल्टा टी, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल सकता है, देखिए समीकरण 1 में डेल्टा थीटा की वैल्यू है और यहाँ से भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से रख दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा थीटा की वैल्यू का समीकरण 1 से हमने रख दिया, तो डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे बढ़ जाइए। यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर डेल्टा टी कितना होता है, V ओमेगा, ठीक है। यानी इसको इधर गुणा कर दिया गया है, तो यहाँ से कितना मिल गया, डेल्टा टी बाई डेल्टा V बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू V ओमेगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये है आपका कंटिन्यूटी या फंक्शन कंटिन्यूटी जो हम पढ़ते हैं मैथ्स में, फलन सीमा सातत्य, उसका कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, ये एक्चुअल में अवकलन का प्रथम सिद्धांत भी इसी पर आधारित होता है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो परिवर्तित राशि है, जो राशि परिवर्तित हो रही है, कौन सी राशि परिवर्तित हो रही है, डेल्टा टी, ठीक है। वो राशि धीरे धीरे उसकी वैल्यू कितनी होती जा रही, 0। तो 0 होने का मतलब क्या है कि ये भौतिक राशि का कोई मान था, एक निश्चित समय पर उसका कोई मान था, और वो मान अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते होते किस तरफ जा रहा है, शून्य की तरफ जा रहा है। तो उस स्थिति में जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी डेल्टा V, उसका भी मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी, लिमिट जिसकी हम लगाते हैं, जिसको हम 0 की तरफ टेंड करते हैं, उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं, और वो जो चीज़ है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, अवकलन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका dv बाई dt, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 से देख सकते हैं, समीकरण 3 में आपने किसकी वैल्यू निकाला है, डेल्टा V बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकाला है। समीकरण 4 में भी आपने किसकी वैल्यू निकाला है, dv बाई dt इज इक्वल टू a निकाला है, ठीक है। तो अब समीकरण 3 और 4 से निकाल लीजिए, मिला करके आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू V ओमेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 5।
फिर से हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा होता है, इसलिए समीकरण 5 में फिर से वैल्यू रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब पुनः समीकरण 5 में ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर रखने पर a इज इक्वल टू मिल गया वी स्क्वायर बाई आर। तो ये जो तीनों सूत्र हैं कौन कौन से, समीकरण नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों किसको दर्शा रहे हैं, अभिकेंद्री त्वरण के सूत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 15। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए वृत्त के उच्चतम बिंदु पर तथा वृत्त के निम्नतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति आप लोग जानते हैं, एक रस्सी लीजिए थोड़ी लंबी, 2 फीट या 2.5 फीट की रस्सी लीजिए। ठीक है, और उसके एक सिरे पर क्या करिए, एक पत्थर बांध दीजिए और फिर एक सिरे को आप हाथ से पकड़ लीजिए और ऊर्ध्वाधर आप वृत्त की स्थिति में अपने हाथ को सीधा रखते हुए उंगली की सहायता से घुमाइए, तो वो जो बनेगा वो वृत्त कैसा बनेगा, वृत्ताकार पथ कैसा बनेगा, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर वृत्त हो गया। तो क्या बोला गया है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के लिए वृत्त के उच्चतम बिंदु पर तथा वृत्त के निम्नतम बिंदु पर कण की न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, डायग्राम ए जो दिखा रहा है उसमें क्या दिखाया गया है, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त है इस प्रकार से। ठीक है, m द्रव्यमान का एक पिंड है। ठीक है, इसका केंद्र है, केंद्र कितना है O से ये त्रिज्या है r। ठीक है, अब इसमें ये जो चीज़ है ये रस्सी है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, ये जो चीज़ है ये एक रस्सी है। तो रस्सी का हमेशा जो तनाव होगा, T यहाँ पर T1 किसको दर्शा रहा है, तनाव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो तनाव हमेशा केंद्र की ओर होगा, और वैसे ही जो पिंड होगा यहाँ पर m द्रव्यमान का जो पिंड है उसका जो भार होगा mg, उसकी दिशा भी हमेशा नीचे की ओर होगी। तो इसलिए दोनों के दोनों T1 और mg किस तरफ है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर जो पिंड का वेग है वो कितना है, v1। ठीक है, वो स्पर्श रेखा की दिशा में है, इस वृत्तीय मार्ग के स्पर्श रेखा की दिशा में है। ठीक है, अब जो डायग्राम बी है हमारे पास, डायग्राम बी में वो जो पिंड है वो कहाँ पर आ गया है, न्यूनतम यानी नीचे की स्थिति में आ गया है। वो पहले डायग्राम में हमको उच्चतम बिंदु पर मिला था, m यहाँ पर मिला था। ठीक है, दूसरे डायग्राम में हमको m कहाँ पर मिल रहा है, निम्नतम बिंदु पर मिल रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम आगे देख सकते हैं, चित्रानुसार माना m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है, जिसका केंद्र कितना है, O है। ठीक है, अब चित्र ए के अनुसार से जब पिंड उच्चतम बिंदु ए पर पहुंचेगा तो पिंड पर दो बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल कार्य करेंगे, पहला बल कार्य करेगा पिंड का भार mg और दूसरा बल कार्य करेगा डोरी का तनाव। ठीक है, ये दोनों बल अभी मैंने बताया था ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्यरत होंगे, है ना। यदि पिंड का वेग v1 है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इन्हीं दो बलों से प्राप्त होगा। तो अभिकेंद्री बल का क्या फार्मूला होता है, mv स्क्वायर बाई आर, तो mv1 स्क्वायर बाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों जो बल लग रहे हैं, जो पिंड का भार है और जो तनाव है डोरी का, वो दोनों को आप टोटल कर दीजिए। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करते हुए पिंड के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर T1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब पिंड क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, और जब पिंड क्या पहुंचेगा, कहाँ पर, उच्चतम स्थिति में, यानी इस स्थिति में पहुंचेगा तो T1 इज इक्वल टू 0, यानी तनाव जो होगा वो बिल्कुल शून्य की स्थिति पर आ जाएगा। इस स्थिति में जब तनाव ऊर्ध्वाधर गति करते हुए पिंड जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है और तनाव शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति में जो वेग होता है उसको हम किससे दर्शा देते हैं, वेग को हम दर्शा देते हैं क्रांतिक वेग से। तो क्रांतिक वेग अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं v इज इक्वल टू कितना लिख रहे हैं, वी सी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रांतिक वेग। इसको यदि हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से mvc स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू mg प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया, m और m दोनों साइड कैंसिल हो गए, बच गया क्या, vc स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, या vc इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करते हुए पिंड के कौन से बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर वेग का सूत्र है। हमको दोनों बिंदु पर निकालना है, तो उच्चतम बिंदु पर वेग का सूत्र ये मिल गया। अब फिर से चित्र बी में जाएंगे, मैंने बताया था चित्र बी को डिस्कस करते समय कि उसमें पिंड नीचे की स्थिति में, यानी वो निम्नतम बिंदु के लिए कार्यरत करेगा। ठीक है, कार्यरत होगा। तो वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु बी पर वस्तु का वेग कितना है, v2 है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप क्या बोल सकते हो, बिंदु बी पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो बिंदु ए पर जो गतिज ऊर्जा होगी प्लस बिंदु ए पर बी के सापेक्ष जो स्थितिज ऊर्जा का आधिक्य होगा उसके बराबर होगी। तो इसको आप लिख सकते हो सूत्र रूप में 1/2 mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस mg इंटू 2r। ठीक है, अब क्योंकि
बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की ऊंचाई कितनी है, 2r है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्थितिज ऊर्जा में mg इंटू 2r। ठीक है, अब जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, बचा कितना v2² इज इक्वल टू v1² प्लस 2gr। ठीक है, यहाँ से 2 को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, v2² इज इक्वल टू v1² प्लस 4gr। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यदि v1 इज इक्वल टू कितना हो, vc हो, तो v2² इज इक्वल टू vc² प्लस 4gr, यानी कितना हो जाएगा, vc आपने निकाला था वैल्यू, vc की वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, यहाँ पर ऊपर में ये रूट ओवर ये निकाल चुके हैं, vc इज इक्वल टू रूट ओवर gr। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो वैल्यू पुटअप करने से क्या मिल जाएगा आपको, vc² की जगह gr मिल जाएगा, तो gr प्लस 4gr इज इक्वल टू 5gr। तो v2² इज इक्वल टू 5gr, तो v2 इज इक्वल टू रूट ओवर 5gr। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यह ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करते पिंड के लिए निम्नतम बिंदु पर पिंड के न्यूनतम वेग का सूत्र है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए अथवा में जो सवाल है, प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है, मोड़ पर साइकिल सवार मोड़ की दिशा में अपने आप को झुका लेता है, क्यों, समझाइए। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हो ये साइकिल सवार का चक्का है। ठीक है, ये थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये जो झुका हुआ है ये कितने कोण से झुका हुआ है, यहाँ पर ये जो कोण है, ये कितने कोण से झुका हुआ है, थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर के साथ, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नीचे की तरफ ये जो झुका हुआ है, अब इसको ये जो इसका भार है साइकिल सवार का, वो किस दिशा में है, mg, इस दिशा में। mg को आप क्या कर सकते हैं, अब mg को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, r, जो आप उसका रिएक्शन है यानी कि प्रतिक्रिया बल है। r को आपने दो घटकों में वियोजित किया है, पहला r cos थीटा और दूसरा r sin थीटा। r cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, भार को, और r sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, r sin थीटा आपको mv²/r को बैलेंस कर रहा है। mv²/r क्या चीज़ है, अभिकेंद्रीय बल है, तो अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करने का काम ये कर रहा है। ठीक है, इस डायग्राम के अनुसार से आगे बढ़ते हैं। चित्रानुसार माना साइकिल सवार पर पृथ्वी का प्रतिक्रियात्मक बल कितना है, r है। ठीक है, इसे निम्नलिखित दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा ऊपर की ओर और क्षैतिज घटक r sin थीटा क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो r cos थीटा से mg संतुलित होगा, तो और क्षैतिज घटक r sin थीटा से वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा। ठीक है, तो बैलेंस कर लीजिए, mg इज इक्वल टू r cos थीटा इक्वेशन नंबर 1 और mv²/r इज इक्वल टू r sin थीटा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, r sin थीटा बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन mg, mm कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, v²/rg। थीटा इज इक्वल टू tan इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, तो tan इनवर्स v²/rg। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 3 के अनुसार से झुकाव कोण थीटा का मान कम होगा, कब, अब कम होना क्यों ज़रूरी है, झुकाव कोण थीटा का मान कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मान जितना बढ़ता जाएगा, आप देख लीजिए डायग्राम में ये ठीक है, यहाँ पर है ये थीटा। ठीक है, तो थीटा को अगर आप बढ़ाते हो, मतलब थीटा आपका बढ़ेगा किस तरफ, थीटा आपका बढ़ेगा इस तरफ। ठीक है, तो जितना ये नीचे की तरफ जाएगा यानी साइकिल सवार रोड की तरफ झुकता जाएगा, यानी उतने ही उसके गिरने के चांसेस कम है। और ये जो थीटा कम किस तरफ रहेगा, इस तरफ, यानी ऊर्ध्वाधर से जितना उसको सपोर्ट मिलेगा, जितना ये थीटा की वैल्यू कम हो, उतना ही वो साइकिल सवार आसानी से मोड़ पर मुड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको थीटा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो थीटा का मान कम कब होगा, अब इस सूत्र के अनुसार से आप देख सकते हैं थीटा का मान कम होगा यदि v² का मान या v का मान क्या हो, कम हो, या फिर r का मान जो हो वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो v का मान कम कब होगा, v का मान कम होना यानी कि वेग जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो वेग कम होना चाहिए यानी साइकिल सवार को धीमी गति से मुड़ना चाहिए, कहाँ पर, मोड़ पर। और r का मान अधिक होना चाहिए, यानी r क्या चीज़ है, r है त्रिज्या। तो r त्रिज्या को आपको क्या करना है, r त्रिज्या को आपको ज़्यादा रखना है। तो r त्रिज्या को ज़्यादा रखना है मतलब ये बड़ा घेरा बनाते हुए, ज़्यादा लंबा घेरा बनाते हुए जब वो साइकिल सवार मुड़ेगा तो r की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो थीटा का मान कम कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के हमारा ये असाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जाते जाते आप लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है,
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर स्कूल के ग्रुप्स में इसको सर्कुलेट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो अपडेट्स हैं, आने वाले जो असाइनमेंट्स हैं और बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए। और आप लोगों ने अभी तक के जितना प्यार हमें दिया है, आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहिए। तो इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है आज का वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।